इस दिन सोमवार 12:25 पर AN-32 विमान असम के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को अरुणाचल प्रदेश जाना था, पर अफसोस ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। उड़ान के लगभग 30 मिनट बाद प्लेन लापता हो गया और ATC से भी कनेक्शन टूट गया। इस प्लेन में 13 लोग सवार थे, पर किसी की भी खबर अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है प्लेन का पता चल गया हो। आज दिन है 9 जून 2019 और 6 दिनों के लगातार खोजबीन के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। प्लेन का ATC से कनेक्शन टूटने के बाद कई सारे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स उस एरिया में भेजा जा चुका है। इसके अलावा इसरो ने अपने GPS सैटेलाइट को असम की तरफ मोड़ दिया है ताकि प्लेन का कुछ पता चल सके। AN-32 में सिग्नल इमीटर सिस्टम और ELT यानी कि इलेक्ट्रिक लोकेटर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ये इमीटर इमरजेंसी कंडीशन में डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड करता है, जो कि सैटेलाइट रिसीव करता है और एक्यूरेट लोकेशन का पता चल जाता है। पर AN-32 के मिसिंग के बाद ये सिग्नल इमीटर ने भी किसी तरह का कोई भी सिग्नल इमिट नहीं किया। इसके अलावा इस प्लेन में ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग सिस्टम यानी कि GPWS लगा हुआ था। ये सिस्टम अलार्म के जरिए पायलट को खतरे से आगाह कराता है। इसके अलावा इस प्लेन में GPS भी लगा हुआ था, पर फिर भी AN-32 में इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया और सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम धरी की धरी रह गई। क्यों प्लेन के सिग्नल इमीटर ने अपना लोकेशन एक्सपोज नहीं किया? क्यों इसरो के GPS सैटेलाइट ने भी इस प्लेन को खोज नहीं पाया? आखिर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। 1980 के दशक में इंडिया ने सोवियत संघ से AN-32 खरीदा था, पर बाद में सोवियत संघ और यूक्रेन अलग हो गया और AN-32 की पूरी जिम्मेवारी यूक्रेन पर आ गया। यूक्रेन की खुद की हालत सही नहीं था, इसीलिए उसने AN-32 के पार्ट्स को बनाना बंद कर दिया था। फिर आया साल 2009, यानी कि प्लेन के खरीदने के 30 साल बाद AN-32 असम से उड़ान भरा और इन्हीं जंगलों में कहीं क्रैश हो गया। उस वक्त भी प्लेन में बैठे सभी 13 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आया और तब उन्हें समझ में आया कि ये प्लेन 30 साल पुराना था और किसी भी तरह का कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया था इस प्लेन में। इसके बाद इंडिया ने एक डील साइन किया यूक्रेन से $400 मिलियन का, जिसमें यूक्रेन को 40 AN-32 एयरक्राफ्ट को अपडेट करना था और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना था। पर साल बीतता गया और फिर आया साल 2015। अब तक एक भी प्लेन पूरी तरह से अपग्रेड नहीं हुआ था। इसके बाद सभी प्लेन्स को वापस इंडिया लाया गया। प्लान ये था कि यूक्रेन के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इंडिया बुला के AN-32 को इंडिया में ही अपग्रेड करना, लेकिन अब तक यूक्रेन ने भी प्लेन को बनाना छोड़ दिया था और इसके पार्ट्स को भी बनाना बंद कर दिया था। और सीधी सी बात है, जब कोई प्लेन ही नहीं रहा और उसके पार्ट्स भी नहीं रहा तो वर्कर्स रह के क्या करेंगे? वर्कर्स ने अपना जॉब छोड़ दिया या फिर उन्हें निकाल दिया गया। अब यहाँ पर AN-32 विमान के अपग्रेड करने का प्रोसेस फिर से रुक गया। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं, हमारे भारतीय जवान जिस प्लेन में फ्लाई कर रहे थे वो 1980 यानी कि लगभग 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट था, जिसे कभी भी पूरी तरह से अपग्रेड नहीं किया गया था। सपोज अगर आपको 40 साल पुरानी कार चलाने को दे दिया जाए जिसे कभी अपग्रेड ना किया गया हो, तो क्या आप उस कार में सेफ हैं? वेल नहीं। हालांकि इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, क्यों ये ATC से डिस्कनेक्ट हो गया, इसका पता तो प्लेन के लोकेशन मिलने के बाद ही चल पाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि इसरो के GPS सैटेलाइट ने भी प्लेन के क्रैश पॉइंट को क्यों खोज नहीं पाया। इसे भी हम समझ लेते हैं। GPS सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है। इन सैटेलाइट्स में हाई पावर एंटीनास लगा होता है जो GPS डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं और प्लेन का रिसीवर बहुत ही छोटा होता है। ऐसे में किसी रिमोट एरिया में जहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हो या किसी समुद्र में एक छोटे से GPS ब्रॉडकास्टिंग के जरिए एक्यूरेट लोकेशन को पता लगा पाना ये इम्पॉसिबल है। सीधे शब्दों में कहें तो आप सैटेलाइट को देख सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट आपको देख नहीं सकता। अगर प्लेन किसी रिमोट एरिया में क्रैश हो जाता है और क्रैश में किसी की भी जान बच जाती है तो वो इंसान GPS की मदद से
खुद का लोकेशन देख सकता है और इसके बारे में रेस्क्यू टीम को बता सकता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन जीपीएस सैटेलाइट की मदद से प्लेन को देखना चाहता है तो घने जंगलों में और समुद्र में इसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। एक और समस्या यहाँ पर आ रही है वेदर का कंडीशन। इस एरिया में ज्यादातर मौसम खराब ही रहता है। सो गाइस, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। आगे जो कुछ भी न्यूज़ मिलता है उस पर मैं एक डिटेल केस स्टडी करूंगा और सच को आपके सामने लाऊंगा।